देखो उसके आगे बढ़ते हैं हम। कॉन्स्ट्रेंड मोशन, ठीक है। अभी तक हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो प्रॉब्लम्स लिए उनमें किसी सिचुएशन में हमें एक्सीलरेशन, टेंशन वगैरह ये सब चीजें निकालनी थी। अब हम कुछ ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहां पर दो ब्लॉक के बीच में थ्रेड्स बंधे हैं। उन थ्रेड के कारण जो मोशन है वो कॉन्स्ट्रेंट रहता है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब यह है कि जो मोशन होगा वो एकदम फ्रीली नहीं होगा, उसमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के कारण कुछ ना कुछ डेफिनेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग ही मोशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक, आप इसको खींचते हो तो आगे वाला जो ब्लॉक है ये आगे बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो पीछे वाला ब्लॉक भी सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम स्पीड या सेम एक्सेलरेशन से इसके साथ बढ़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में थ्रेड से बने हुए हैं। जो थ्रेड की लेंथ है वो कांस्टेंट है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर बढ़ता है आगे, तो इसके पीछे वाले ब्लॉक को भी 1 सेंटीमीटर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो थ्रेड है उसकी लेंथ कांस्टेंट है। अगर पीछे वाला ब्लॉक ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करता है तो उस केस में थ्रेड लूज हो जाएगा, और कम डिस्प्लेसमेंट करता है तो थ्रेड जो है वो टूट जाएगा। और थ्रेड ना तो लूज करना है हमें, ना तोड़ना है, थ्रेड हमेशा टॉट कंडीशन में रहता है। इसका मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे आगे हम बहुत से केसेस देखेंगे जहां पर एक ब्लॉक का जो मोशन है वो दूसरे ब्लॉक के मोशन से रिलेटेड है। उनकी वेलोसिटी, उनका एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, उन सभी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट मोशन। तो इस मोशन में बस एक कंसेप्ट है, वो हमें ध्यान में रखना है कि जो थ्रेड है उसकी लेंथ कांस्टेंट है, ना तो लेंथ बढ़ेगी ना कम होगी। थ्रेड हमेशा टॉट कंडीशन में रहेगा, ना तो वो टूटेगा ना ही लूज हो, राइट। सो लेंथ ऑफ थ्रेड इज कांस्टेंट, ठीक है ना। एंड थ्रेड इज इन टॉट पोजिशन। टॉट पोजीशन का मतलब है कि जो थ्रेड है उसमें हमेशा तनाव रहेगा, ठीक है, टेंशन रहेगा, जिसके कारण वो ब्लॉक को मोशन कराएगा, ठीक। तो अभी जो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा, इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं। यह ब्लॉक ए और बी, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक। फोर्स लगा रहे हो तो ये आगे की तरफ जाएगा। नाउ जिस ब्लॉक पर भी फोर्स लगा रहा है उसको आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो आगे की तरफ, ठीक है। मान लो इसको मैंने x1 से डिस्प्लेस किया। अब जो दूसरे ब्लॉक्स है उनको अपनी जगह पे रहने दो, एक ब्लॉक को शिफ्ट करके देखो। नाउ अगर ये x1 से शिफ्ट होगा तो उस केस में b का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हमें निकालना है। नाउ a और b के बीच की जो सेपरेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो दोनों थ्रेड से बंधे हैं। थ्रेड की लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली b भी शिफ्ट होगा अपनी जगह से। मान लो b का डिस्प्लेसमेंट है x2, तो थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट है तो इनके बीच की सेपरेशन भी कांस्टेंट रहेगी। दैट मींस x1 मस्ट बी इक्वल टू x2। तो इस तरह से अगर दो ब्लॉक बंधे हुए हैं तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिलेगा, तो दोनों का वेलोसिटी भी हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। देन अगेन इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा, तो दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम रहेगा। चूंकि थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट है तो दोनों ब्लॉक हमेशा साथ में चलेंगे विद सेम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ऑल्दो यहां पर बहुत ऑब्वियस है, ठीक है, देख के ही बता सकते हैं कि सबका एक्सीलरेशन, वेलोसिटी सेम रहेगा। बट कुछ सिचुएशन है जहां पे हम सीधे देख के नहीं बता सकते हैं कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन इनमें आपस में रिलेशन क्या होगा। देखो अगला एग्जांपल लेता हूं मैं।
आप इस ब्लॉक को खींच रहे हो, ये जो ब्लॉक है ये इस मूवेबल पुली से बंधा हुआ है। द पुली इज मूवेबल, पुली के सेंटर से बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो पुली कैन ऑल्सो मूव, और अल्टीमेटली एक थ्रेड पास कर रहा है इस पुली के ऊपर से जो कि ब्लॉक बी से बंधा हुआ है, राइट। अब जब आप इसको खींचोगे तो ये मूव करेगा ए, बी भी मूव करेगा, तो इनके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब में हमें रिलेशन निकालना है कि वो क्या होगा, राइट। तो तरीका क्या है, एक ब्लॉक को आप शिफ्ट करो, बाकी को अपनी जगह ही रहने दो, फिर जो कांस्टेंट मोशन की जो कंडीशन है, दैट इज लेंथ ऑफ थ्रेड शुड रिमेन कांस्टेंट, उस कंडीशन को अप्लाई करें, राइट। तो इस सिचुएशन में, ठीक है, मैं जो आगे वाला ब्लॉक है इसको शिफ्ट करता हूं पहले, राइट। तो ये ब्लॉक ए है, अब आप देख सकते हो ये डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स, ठीक, तो ब्लॉक ए एक्स से डिस्प्लेस हो गया। ना समझना, ये ब्लॉक बंधा हुआ है इस पुली के सेंटर से थ्रू अ थ्रेड, तो उस थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए। तो थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट तभी रहेगी जब पुली का सेंटर भी एक्स से डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ है एक्स से, तो पुली का सेंटर भी जो है वो एक्स से डिस्प्लेस हो जाएगा और पुली यहां पे आ जाएगी, राइट। अगर पुली एक्स से डिस्प्लेस हो गई तो क्या होगा समझना, पुली एक्स से डिस्प्लेस हुई तो पहले थ्रेड ऐसे पास इसके ऊपर से, ठीक है ना, ये यहीं से जा रहा था, बट अब थ्रेड को आगे तक जाना होगा तो एक्स रिक्वायर्ड होगा, आगे तक घूम के वापस आएगा तो एक्स और थ्रेड की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स एक्स ऊपर और एक्स नीचे, एक्स थ्रेड की जरूरत पड़ेगी अगर ये पुली आगे शिफ्ट होती है तो, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इस थ्रेड की लेंथ भी कांस्टेंट ही रहेगी, आया ना। तो इस थ्रेड की लेंथ भी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो कहां से आएगा, डेफिनेटली बी ब्लॉक जब डिस्प्ले करेगा तभी वो इस एक्स्ट्रा थ्रेड को प्रोवाइड कर सकता है। तो पुली पहले यहां थी, थ्रेड ऐसे पास, अब पुली आगे शिफ्ट होगी तो थ्रेड ऐसे पास करेगा, इस 2x थ्रेड को प्रोवाइड करने के लिए जो ब्लॉक बी है ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट है y, तो y मस्ट बी इक्वल टू 2x। तो जो ब्लॉक B है इसका डिस्प्लेसमेंट A के डबल होना चाहिए, तभी इस थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। तो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट मोशन, मतलब दिस ब्लॉक B इज कांस्टेंट टू मूव इन पर्टिकुलर फैशन एंड दैट इज डिफाइंड बाय सिचुएशन, जो भी सिचुएशन हो, राइट। नाउ डिस्प्लेसमेंट डबल है, डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, तो B की वेलोसिटी भी क्या होगी, A के डबल। देन इसी तरह से एक्सीलरेशन, B का एक्सीलरेशन भी जो है वो A के एक्सीलरेशन से डबल होगा अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। कुछ और ऐसी सिचुएशंस लेते हैं। ये सिचुएशन है, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ वेट सी नीचे की तरफ जाएगा, तो इसको खींचेगा, इसको भी खींचेगा, तो इन सभी के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है, राइट। तो यहां भी यही करेंगे, दो थ्रेड है, एक ये थ्रेड है और दूसरा ये, दोनों की लेंथ को कांस्टेंट रखना है, राइट।
पहले सी को डिस्प्लेस करो। मान लो सी का डिस्प्लेसमेंट है जेड, तो अगर सी जेड से डिस्प्लेस होता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो डेफिनेटली ऊपर की जो पुली है उसका सेंटर भी जेड से नीचे डिस्प्लेस होगा, क्योंकि ये ब्लॉक और इसका सेंटर आपस में जुड़े हैं थ्रू अ थ्रेड, और उस थ्रेड की लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको भी मूव करना पड़ेगा विथ सेम डिस्प्लेसमेंट, राइट। मान लो पुली अब यहां पर आ गई, अब पुली के ऊपर जो थ्रेड था, इस थ्रेड को नीचे आना पड़ेगा। पहले ये थ्रेड यहीं से पास हो रहा था ऐसे, अब ये थ्रेड नीचे की तरफ आएगा, यहां की तरफ, देन इस तरफ भी ऐसे पास होके जाएगा। तो पुली का डिस्प्लेसमेंट अगर z है तो z लेफ्ट में और z राइट में 2z थ्रेड की जरूरत रहेगी आपको, ठीक है ना, 2z थ्रेड की जरूरत रहेगी। अब ये थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट है, तो एक्स्ट्रा थ्रेड कहां से आएगा, डेफिनेटली ए और बी को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो मान लो ए का डिस्प्लेसमेंट है x और बी का डिस्प्लेसमेंट है y, आप सेम नहीं मान सकते, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा उनके मासेस, टेंशन सेम रहेगा बट अल्टीमेटली डिफरेंट मास का एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा। तो ये x से मूव करता है, ये y से मूव करता है, तो दोनों का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो 2z के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे 2z एक्स्ट्रा थ्रेड की जरूरत है। दैट मीन्स x प्लस y शुड बी इक्वल टू 2z, राइट। इसी को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। देन डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन, तो ये उनके एक्सेलरेशन में रिलेशन होगा, ठीक है। डेफिनेटली मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, राइट। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स में अगर हमें एक्सेलरेशन पूछा है तो डेफिनेटली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करोगे और एक ये रिलेशन मिल जाएगा आपको एक्सेलरेशन के बीच में, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ये दो ब्लॉक हैं, कॉमन थ्रेड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ वेट ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, तो ये ब्लॉक इस पे स्लाइड करेगा सरफेस पे। दोनों के डिस्प्लेसमेंट में या स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सब में रिलेशन बताना है हमें, ठीक है। पहले मैं स्पीड की बात करता हूं, दोनों की स्पीड में क्या रिलेशन होगा वो बताना है, राइट। इस थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट रहेगी, ठीक। तो एक काम करते हैं, इस तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये जो बेस है इसकी लेंथ को मैं x कह रहा हूं, यहां की हाइट हो गई h, और इसको मैं लिख रहा हूं l। अब इस सिचुएशन में कौन वेरिएबल है, x और l। जब ये ब्लॉक इस तरफ आएगा तो x कम होगा और डेफिनेटली ये लेंथ भी कम होती जाएगी, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, ठीक। नाउ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलेगा 2l dl by dt इज इक्वल टू 0 प्लस 2x dx by dt, राइट। नाउ dl by dt और dx by dt क्या है समझना।
जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो एल लेंथ जो है वो कम होगी। अगर ये 1 सेंटीमीटर नीचे आया तो ये लेंथ 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी क्योंकि थ्रेड इधर ऑक्युपाइड हो जाएगा। उसी तरह से जो एक्स में चेंज है वो बी डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली उनकी स्पीड से रिलेशन होना चाहिए इनके रेट ऑफ चेंज से। मान लो ए नीचे की तरफ आ रहा है विद स्पीड वी ए और बी इस तरफ जा रहा है विद स्पीड वी बी, तो वी ए को मैं लिखूंगा माइनस डी एल बाई डी टी। माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो एल कम होगा, ठीक है ना। तो डी एल बाई डी टी इज नेगेटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस साइन किया। इसी तरह से वी बी इज माइनस डी एक्स बाई डी टी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन एक्स कम होगा टाइम के साथ, तो डी एक्स बाई डी टी इज नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन लगाया, राइट। नाउ इनमें आपस में रिलेशन क्या होगा देख लो। एल डी एल बाई डी टी इसकी जगह वी ए लिख सकते हैं और इस तरफ एक्स डी एक्स बाई डी टी उसकी जगह वी बी, दोनों तरफ माइनस साइन आ जाएंगे, राइट। नाउ वी ए इज इक्वल टू एक्स बाय एल इंटू वी बी, ठीक है। एल क्या होगा? मान लो अगर ये थीटा है किसी समय पर तो उस केस में वी ए हो जाएगा एक्स बाय एल मतलब कॉस थीटा इंटू वी, ठीक है। तो इस तरह से इनकी स्पीड के बीच में रिलेशन आ गया, राइट। ऐसे एक्सेलरेशन के बीच में भी रिलेशन आ सकता है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी है, बिकॉज थीटा इज वेरिएबल, थीटा कांस्टेंट नहीं है। तो आप सीधे एक्सेलरेशन के बीच में भी इस टाइप का रिलेशन नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? वी ए इज वी बी कॉस थीटा। इफ वी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है ना। वी ए बाई डी टी ये तो ए का एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का एक्सेलरेशन माइनस वी बी साइन थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, ये आएगा रिलेशन। तो किसी भी मोमेंट पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि बी की स्पीड क्या है, एट द सेम टाइम थीटा चेंज होने का जो रेट है वो भी पता होना चाहिए, तभी आप उसके एक्सेलरेशन को बता सकते, ठीक है। कई बार ये प्रॉब्लम पूछा जाता है, उस समय कहा जाता है कि जब ये ब्लॉक रेस्ट पर है वहां से मोशन की शुरुआत हो रही है, तो मोशन की शुरुआत में एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर ये पूछा जाता है, इन दैट केस मोशन की शुरुआत में डेफिनेटली वी बी जीरो होगा एट द स्टार्ट ऑफ मोशन, और डी थीटा बाई डी टी वो भी जीरो होगा। तो उस केस में आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू ए बी कॉस। देखिए, बट डेफिनेटली इसके आगे कुछ टाइम के बाद उस ब्लॉक का कुछ ना कुछ स्पीड होगा, डी थीटा बाई डी टी की भी कुछ वैल्यू होगी, तो वो आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तभी आप इनके बीच में एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसे दो ब्लॉक के बीच में उनके डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बना सकते, ठीक है। अब देख एक दो और एग्जांपल लेते हैं।
जो प्रॉब्लम अभी हमने लिया था, मान लो उसी में हमें एक्सीलरेशन निकालना है दोनों की, ठीक। तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। उससे पहले मान लो इसमें टेंशन टी है, इसमें टी, इसमें 2t होगा। नाउ एक्सीलरेशन की बात करें तो अगर मैं कांस्टेंट मोशन नहीं जानता हूं तो उस केस में दोनों के एक्सीलरेशन में रिलेशन नहीं पता, तब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। बट अब मैं जानता हूं कांस्टेंट मोशन, आई नो दैट इफ इसका एक्सीलरेशन a है तो 2m मास के ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा डबल, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल वेलोसिटी और डबल एक्सीलरेशन के साथ बढ़ेगा, ठीक। नाउ दोनों के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो। इसके लिए आगे की तरफ फोर्स लगेगा F माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इसी तरह से इस ब्लॉक के लिए फोर्स है टेंशन, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज डबल, T इक्वल टू 4ma, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो।